हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल फोरम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस पर आज कुछ ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इस्लामिक कल्चरल सेंटर IICC में जो चल रहा है उस पर कुछ बात करना चाहूँगा। मैं भी इस्लामिक कल्चर सेंटर का लाइफ मेंबर हूँ और बहुत करीब से उसे देखा है। ये बात सभी को मालूम है कि ये ज़मीन इंदिरा गांधी ने इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए अलॉट करी थी और अलॉट करने के 20 साल तक, उसमें एक टाइम लिमिट भी होती है कि फ़ला टाइम तक आप इसे तैयार करिए जिस पर्पज़ से ली है, वरना वो ज़मीन वापस चली जाएगी। लिहाजा जो ये इस्लामिक कल्चर सेंटर बनने की बात थी ये शुरू नहीं हो पाया और एक नोटिस आ गया गवर्नमेंट का कि ज़मीन आपको वापस करनी है, इसका पोजेसन गवर्नमेंट लेगी। उन हालात में कोई आदमी आगे नहीं आया। मैं किसी की तारीफ़ या बुराई में नहीं हूँ, जो सच्चाई है वो बोल रहा हूँ। सिर्फ सिराज कुरैशी साहब आए। सिराज कुरैशी साहब ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और 2004 में भी मैंने विज़िट किया, 5 में भी किया और 3 में भी विज़िट किया सेंटर को। जो हाल था, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की, जिस तरह से मेहनत की। अब सवाल आया पैसे का। पैसे की प्रॉब्लम थी। बनने के बाद तो बहुत से लोग देने को तैयार होते हैं, लेकिन किसी चीज़ को बनाने के लिए बड़ी मुश्किल से पैसा मिलता है। उन्होंने महमूदुर रहमान साहब, जो एक सीनियर IAS ऑफिसर थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे और बहुत ही दबंग ऑफिसर्स में थे, वो बॉम्बे मर्केंटाइल बैंक के चेयरमैन थे। उन्हें अप्रोच किया और वो एग्री कर गए कि अच्छा 4 या 5 करोड़ लोन की ज़रूरत थी इसे बनाने के लिए। उन्होंने कहा मैं दूंगा और उन्होंने अपने मैनेजमेंट से बैंक के कहा कि इतना सैंक्शन करिए लोन। उसमें 2 गारंटी की ज़रूरत थी। जिस दिन लोन साइन होना था, लोन मिलना था, तो उस वक्त 2 गारंटर जाने थे। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब वहाँ पहुँच गए और महमूदुर रहमान साहब थे वहाँ एज चेयरमैन। दूसरा गारंटर पहुँचा ही नहीं। लिहाजा बैंक मैनेजर ने कहा महमूदुर रहमान साहब से कि साहब ये तो मुमकिन नहीं होगा लोन देना, दूसरा गारंटर नहीं है। लेकिन महमूदुर रहमान साहब एज यूजुअल ही वाज ऑनेस्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग। उन्होंने मैनेजर को कहा कि दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ महमूदुर रहमान, आपको लोन देना है। लिहाजा एक ही गारंटी के ऊपर वो लोन सिराजुद्दीन साहब ने रिस्क ले करके अपने नाम से एज ए गारंटर बन करके वो लोन लिया। और ख़ुशी की बात यह है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस 90% उस लोन को चुका नहीं पाती। इन्होंने उसे वक्त पर चुकाया भी। अब आइए, इन्होंने सेंटर खड़ा किया, सेंटर तैयार हो गया। ये तो कौम का हाल है, कोई गलत बात नहीं। ये तो हिस्ट्री रही हमारी कि जब एक चीज़ खड़ी हो जाए तो अब उसके ऊपर चारों तरफ से लोगों की नज़र आती है कि इसे पर कब्ज़ा कैसे किया गया है। अब जो इस वक्त मसला चल रहा है, एज फार एज आई नो, मुझे वो एक लेटर भी मिला है कि मीटिंग है शायद 2024 मई को, जिसमें यह रखा गया है कुछ अमेंडमेंट्स। और उन अमेंडमेंट्स में BOT में नंबर बढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट का नंबर बढ़ना है, कुछ एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स में भी बढ़ोतरी का सजेशन है। तो ज़ाहिर है बढ़ोतरी होने का मतलब ये है कि ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट और ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस और बेटर होगी। जब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो ज़्यादा बेहतर बात बनेगी, ज़्यादा लोगों को हिस्सा मौका मिलेगा काम करने का। और ये कहना कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने कुछ सोच समझ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। देखिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, कोई भी रूल रेगुलेशन हो, वो डायनेमिक है, टाइम के साथ उसमें चेंज करने की ज़रूरत होती है और चेंज किया जाता है। मेन जो मैं समझ रहा हूँ, जो डिस्कशन चल रहा है ग्रुप के अंदर, वो ये है कि साहब डेट जो उसमें
एज लिमिट थी कि 75 ईयर्स के बाद कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, उसे ख़त्म करने की इसमें बात आई है और वो नहीं होना चाहिए, और इसमें उनकी खुदगर्जी नज़र आती है। इस बारे में मुझे कहना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चाहे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ असेंबलीज, गवर्नर्स, क्या इनकी एज बार है? क्या इनकी अपर एज लिमिट है? ये तो इतनी बड़ी संस्था है जो पूरे मुल्क को चला रही है। आपका तो एक छोटा सेंटर है, ठीक है, फॉर मुस्लिम इट इज़ वेरी हाईली इम्पॉर्टेंट, लेकिन क्या उसके पास इतने फंड्स है कि वो मुल्क की किस्मत या कौम की किस्मत को बदल देगा? उसके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं हो सकती? चेंज तो हमेशा होती आई और होनी चाहिए टाइम के साथ। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये जो 75 साल की ये उस वक्त रखा होगा, वो सोच समझ के रखा होगा, नो डाउट, लेकिन पूरे मुल्क में जितने ऑर्गेनाइजेशन से एक्सेप्ट फ्यू, मैं तो और बताता हूँ, जौहर यूनिवर्सिटी का मामला अटका रहा काफ़ी दिन तक, रामपुर। वहाँ आज़म खां का डिमांड थी कि मुझे लाइफ चांसलर बनाया जाए, गवर्नमेंट तैयार नहीं थी। फाइनली ये गवर्नर साहब आए एंड ही अप्रूव्ड इट। चांसलर जबकि एक एकेडमिशियन होना चाहिए, एक पढ़ा लिखा आदमी, वो तो पॉलिटिकल है फुल टाइम, लेकिन उन्होंने चूँकि यूनिवर्सिटी बनाई, एस्टेब्लिश किया, उनका उससे लगाव है, तो वो चाहते हैं कि वो सेफ हैंड्स में रहे, और वो उनकी चीज़ बात मानी गई। नो ही द लाइफ फॉर लाइफ ही द चांसलर। तो उसी तरह से ठीक वो 75 होने जा रहे हैं आपके हमारे सिराज कुरैशी साहब। देखिए, मैं आपसे बताऊं, कोई मैं ना तो उनसे कोई फेवर लिया है और न मेरी उनसे कोई मुखालफत है। ऐसे ही दूसरे जो लोग इसके मेंबर्स हैं, उन्हें बिल्कुल राइट है अपनी राय देने का। ये नहीं मैं कहूँगा कि क्यों वो अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, एवरीबडी हैज़ द राइट। लेकिन एक साहब ने जो वीडियो जारी किया है, वो फरमा रहे हैं कि हमारे वो पुराने बुजुर्ग थे, बदरुद्दीन तैयब जी भी थे, फलां भी थे, आरिफ चौधरी आरिफ भी थे, उन लोगों ने कुछ सोच समझ करके ये सब बनाया और इसे हम ये आपका दीनी किताब नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुरान नहीं है, यह हदीस नहीं है जिसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता। यह है एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर। तो इसके जो कानून हैं वो तो टाइम टू टाइम बदलेंगे और बदलने चाहिए। एक साहब का सजेशन ये आया कि साहब अगर वो इतने ही ऑनेस्ट हैं तो अभी तो 75 रहे और वो उनके ख़त्म हो जाए, उसके बाद बढ़ा दी जाए। बहुत खूब, इसका मतलब इन प्रिंसिपल आप अपोज नहीं कर रहे हैं, आप एक पर्सन को चाहते हैं कि वो ना रहे। और लेट मी एश्योर यू कि जिस तरह से पिछले 15 साल में ये सेंटर चला, हिंदुस्तान में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम इस तरह से चली हैं। जहाँ जहाँ है कुछ लोग सर्टेन ग्रुप, एक साहब ने ये चार्ज लगाया कि शायद ये फैमिली वो ना बन जाए। देखिए, मैं आपसे बता दूँ, सिराजुद्दीन साहब के यहाँ कोई फैमिली में ऐसा मेंबर नहीं जिन्हें वो हैंड ओवर करना चाहेंगे, लेकिन जाहिर है उनका इससे लगाव है। उन्हें 10-10, 12-12 घंटे वहाँ बैठे हैं। कोई भी आदमी नौकरी वाला या बिजनेस वाला हफ्ते में 1-2 घंटा बैठ सकता है, वो 10-10 घंटे नहीं बैठ सकता। और ये भी मैं आपसे बताऊँ, मैंने देखा अपने हाथ से कि अगर इन्होंने एक पेपर फ़ोटो स्टेट भी कराई तो उसका पेमेंट किया, जो इनके चैम्बर में चाय आई उसका पेमेंट किया, साइन की स्लिप। तो ये नहीं, एक दूसरे साहब ये फरमाते हैं कि मेंबर्स के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, बाहर के लोग आते हैं, खाना खाते हैं, जाते हैं। देखिए, कोई भी कैंटीन या कोई भी बिजनेस इस पर डिपेंड करता है कि पर डे आपका कितना कस्टमर आता है। 4000 मेंबर हैं, मुश्किल से दिल्ली के 1000 मेंबर होंगे, बल्कि कम ही होंगे, और 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर रहते हैं। क्या वो रोज़ आएंगे कैंटीन पर खाना खाने के लिए? तो कैंटीन अगर चलानी है, जो डाइनिंग हॉल आपका चल रहा है, तो वो तो आपकी मजबूरी है। अदरवाइज जो पहले जितने ठेकेदार आए भाग गए छोड़ करके, उनका पड़ता नहीं पड़ेगा। तो ये तो आपको हाँ रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी, नहीं लगा सकते आप। हाँ, बुरे लोग ना आए, गलत काम ना हो, वहाँ कोई ऐसा काम ना हो जो गैर इस्लामिक हो या गैर सोसाइटी हो, वो ना हो, लेकिन बाहर वालों को आपको
कैंटीन में और उसमें तो अलाउ करना पड़ेगा, कैंटीन में भी करना पड़ेगा, डाइनिंग हॉल में भी करना पड़ेगा, अदरवाइज वो चल नहीं पाएंगी। आप उसके जो एक्सपेंसेस हैं और इनकम है और जो एक्सपेंडिचर उसे आप बराबर नहीं कर पाएंगे। मैं वहाँ रहा हूँ, मैंने देखा है। लिहाजा जो ये है ये कहना। दूसरी चीज़, 4000 मेंबर हैं आपके, क्या चाहते 4000 मेंबर के लिए वहाँ रूम्स बनाए जाए कि उनके आने के आकर के बैठने की जगह नहीं। सर्टनली कॉमन प्लेस है, आप कैंटीन में बैठिए, डाइनिंग हॉल में बैठिए और वहाँ लॉन्ज है उसमें बैठिए, लेकिन सेंट का मतलब मेंबरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ कमरा फ्री दिया जाए, आपको वहाँ खाना फ्री दिया जाए। कैसे चलेगा ये भाई? उसे चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है और फंड्स की ज़रूरत है, और फंड्स ये वन टाइम तो लोग दे देते हैं, रेगुलरली लोग नहीं दे पाते। तो आप वी शुड बी थैंकफुल टू सिराजुद्दीन कुरैशी साहब कि उन्होंने जितना स्मूथली और ईमानदारी के साथ इस सेंटर को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। आप और जितने हैं देख लीजिए, जितने ऑर्गेनाइजेशन से मुस्लिम्स की, कि उनमें क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, लूट मची है। और वही आप इसे पॉलिटिसाइज ना करें, पॉलिटिशियंस को इसमें एंटर ना होने दो। जो फुल टाइम पॉलिटिशियंस हैं उनकी सोच अलग है। आप कहते पढ़े लिखे आदमी होने चाहिए, तो पढ़े लिखे लोगों की तरह से बात करिए। अभी एक लेटर जारी हुआ है, उन लेटर में कहा है कि जो 50 लोगों ने साइन किया है उसमें कुछ लोग डिनाई कर रहे हैं कि हमने साइन नहीं किया। तो ठीक है, लेट द मीटिंग भी दिया ऑन 24, उसके बाद आप उसे क्रॉस चेक कराइए। दूसरा उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का ये कहना कि हमने साइन तो कर दिया लेकिन हमें पूरा कंटेंट कि उसका मकसद क्या है ये नहीं बताया। तो लानत है ऐसे लोगों पे। अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं और आपने साइन कर दिया और बगैर सोचे समझे कर दिया तो आपके ऊपर तो लानत है। आप इस काबिल नहीं कि उस सेंटर के मेंबर हैं या किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। साइन किया है तो उसे एक्सेप्ट करिए, नहीं वरना मत करते। और आइंदा भी ज़िंदगी में किसी कागज़ पर अगर गुड फेथ में कर रहे हैं तो फिर क्वेश्चन ना करिए, और अगर आप गुड फेथ में नहीं करें तो पूरा पढ़िए, समझिए, पूछिए, तब उसके ऊपर साइन करिए। तो मुझे अफसोस होता है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ये कह रहे हैं कि साहब हमने साइन तो कर दिए लेकिन हमें ये नहीं बताया और ये हम नहीं समझ पाए इसका मकसद क्या है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, अफसोसनाक ही बात। तो ये अभी 6 लोगों का एक लेटर आज ही की तारीख में सर्कुलेट हुआ है जिसमें उन्होंने ये सवाल उठाए हैं। मेरे सारे वो दोस्त हैं, बेहद अच्छे लोग हैं, कम्युनिटी के बाइज्जत लोग हैं और कम्युनिटी को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। लेकिन देखिए, पर्सनल एनिमिटी पे कोई चीज़ नहीं चलती। अगर आपको याद हो, इससे पहला जो इलेक्शन 2019 में हुआ था, एक साहब हमारे फॉर्मर राज्यसभा के मेंबर, उन्होंने कहा मैं 2 अच्छे मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया हूँ। जरा गौर करिए, जो कि मुसलमान इशूज़ के लिए रात दिन खड़े रहते हैं। वाह वाह, क्या शेर, कितना अच्छा शेर था। मैंने बहुत बर्दाश्त किया, उसके बाद मैंने लिखा। मैं कहा एक तो है कांग्रेस पार्टी के, जिनका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, वो एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिकल पार्टी है, सेकुलर पार्टी के मेंबर हैं, वो मुसलमानों के लीडर नहीं है बल्कि वो मुल्क के लीडर है। तो उन्हें यहाँ ला करके प्लेटफॉर्म पे ये मत कहिए कि वो मुसलमानों की प्रॉब्लम्स के लिए 24 घंटे, और फिर वो एक इंटरनेशनली वेल नोन एडवोकेट है, क्या वो ये काम करेंगे? लोगों की मामला तो सुधारते रहेंगे। हाँ, कभी ज़रूरत होती है वो मदद करते हैं, हमेशा करते हैं, उनकी एक पहचान है, तो आप उन्हें यहाँ ले आए। दूसरा आदमी जो था वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, तो मैंने कहा एक तो कांग्रेस, एक आरएसएस, पोल अपार्ट, हाउ कुड दे बी टुगेदर। लेकिन चूँकि उन्हें नाराज़गी थी सिराज कुरैशी साहब से, और वो चाहते थे कोई भी आ जाए सिराज कुरैशी को हटाएं, क्या असर हुआ? ठीक है, आप राज्यसभा के मेंबर हुए, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारे बड़े हैं, उम्र में तो बड़े नहीं हैं लेकिन हम आपको बड़ा मानते हैं। लेकिन प्लीज़ डोंट ट्राई टू मिसगाइड द कम्युनिटी, डोंट ट्राई। आपको अपनी हैसियत का पता चल गया, आपने बिजनौर से इलेक्शन लड़ा, कितने वोट मिले आपको, कितने पॉपुलर हैं आप कम्युनिटी में। कभी आप नया चैनल शुरू करते हैं, उसके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं, और चैनल में आप 1-2 इंटरव्यू खुद ही दे रहे हैं, उसके बाद कहते हैं कम्युनिटी ने धोखा दिया। कम्युनिटी तो बहुत कुछ दिया, मुझे धमकी भी दी गई कि मैं इज्जत का दावा करूंगा। मैंने पूछ लिया था कितना फंड्स आए,
कितना खर्चा हुआ, ये पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, चाहे मैंने कंट्रीब्यूट किया हो या ना किया हो, बट किसी ने भी, बट एवरी मेंबर ऑफ द कम्युनिटी हैज़ द राइट टू आस्क हाउ मच मनी यू हैव कलेक्टेड एंड हाउ मच यू हैव एक्सपेंडेड। अब एक नया शुरू किया है कि कम्युनिटी की लीडरशिप अब इंडिविजुअल पर नहीं रहेगी, एक 60-70 लोगों के ग्रुप के पास रहेगी। क्या बात है, जिसमें हर तरह के लोग हैं। अरे भाई, आपके झंडे के नीचे कोई नहीं आने वाला, और ये कम्युनिटी इतनी सीधी नहीं है जिसे आप सीधी समझें, और ना ही हमारे सोकॉल्ड लीडर्स इतने सीधे हैं जितना आप समझें। सब आप अपने चक्कर में, आप भी अपने चक्कर में, हम भी अपने चक्कर में, सिराज साहब भी अपने चक्कर में क्यों ना हो, वो भी हम ही में से एक है। तो ये कहना कि वो अपने लिए कर रहे हैं, एज बार ख़त्म, बिल्कुल कर रहे हैं। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? ही हैज द राइट टू कॉन्टेस्ट एंड ही विल कॉन्टेस्ट। लिहाजा मेरी ये है कि देखिए, ये हमेशा के लिए है। जब किसी भी और जगह पर एज लिमिट नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं है, मिनिस्टर्स के लिए नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए नहीं है, असेंबलीज के लिए नहीं है, गवर्नर्स के लिए नहीं है एज बार, तो यहाँ एज बार क्यों हो? तो ठीक है, अगर उस वक्त रखती थी, इट कैन बी रेक्टिफाइड, और इसे रेक्टिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और लेट देन देयर बी इलेक्शन। सिराज साहब आएंगे तो इलेक्शन से आएंगे, अगर आपके पास ज़्यादा वोटर है तो नहीं आएंगे, वो अपने को ज़बरदस्ती नहीं इम्पोज कर सकते। लेकिन किसी आदमी की बुराई इस तरह से करना, ऐसे निगेट करना उसके काम को, सिर्फ इसलिए कि आपको वो पसंद नहीं है, या आपको जो इम्पोर्टेंस वहाँ मिलनी चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रही, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं। अगर कम्युनिटी को यूनाइट करना है तो लोगों में अच्छी बातें ढूंढिए, अच्छी बात। हाँ, अगर कोई गलत कर रहा है उसे भी कहिए। जिन लोगों का लेटर आया उनसे भी पूछिए। जब आप ये पूछते हैं कि वहाँ इस्लाम के बारे में या मुस्लिम्स के साथ जो क्राइसिस है, जो प्रॉब्लम्स है, उस पर कितने सेमिनार हुए। एक मंत्री जी पूछ रहे हैं बैठे हुए आपके यहाँ वीडियो में। तो जिन लोगों ने लेटर पूछा इनसे भी पूछिए, ये भी 20 साल से उससे कनेक्टेड है, जिस सब उसका मेंबर रहे हैं, उससे एसोसिएटेड रहे हैं, हाई पोजीशंस पर रहे हैं, गवर्नमेंट में भी रहे हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। कुछ मजबूरियाँ होती हैं, कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ बोलने से इस ग्रुप में आप बहुत कुछ नहीं कर लेंगे। आप पे इतने एसेट्स नहीं है कि इस्लामिक सेक्टर कौम की किस्मत को बदल देगा। आपके ISC इतनी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने इंस्टीट्यूशंस हैं, इतने ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या कर रही हैं? करने वाला करता है। दिल्ली में है आपका जो ज़कात फंड है, हर साल जाने कितने IAS बना रहे हैं, लेकिन सिर्फ IAS बनने से काम नहीं चलता, आपको हर फील्ड में आदमियों की ज़रूरत है। तो इस्लामिक सेंटर एक, अल्लाह मैंने आपको एक अच्छी चीज़ दी है, उसका सही यूज़ करिए, उसे बर्बाद होने से बचाइए। इट इज़ इन द सेफ हैंड्स, और अगर उनके हाथ में ना होता तो अब तक ही ये बर्बाद हो चुकी होती, मैं ये कहता हूँ। आप पहले ढूंढिए, उस आदमी को सामने लाइए, पब्लिक में सबके लिए, सब लोग बात करें कि कौन सा ऑप्शन है आपके पास। अगर बेटर ऑप्शन है तो हम आपके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन की वजह से नहीं कर रहे हैं हम ये सब बातें। हम सिर्फ एक आदमी की मुखालफत और अपना कब्ज़ा जमाना चाहते हैं, वहाँ कब्ज़े के लिए कर रहे हैं। ठीक है, उनका अगर आप कहते हैं गलत कब्ज़ा, उनका गलत कब्ज़ा नहीं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन आप ज़रूर चाहते हैं कि आप गलत तरीके से इस पर कब्ज़ा कर लें और इसे अपने मनमाने तरीके से चलाएं और ज़ाहिर है कमाई भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। विद ड्यू रिगार्ड टू एवरीबडी, मैं अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हों तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन साफ बोलने की हिम्मत करिए, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़िए। सच्चाई यही है कि जो आज सेंटर नज़र आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सिराज कुरैशी की देन है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।